नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके जीवन को बेहतर बनाने की। और आज इसी कड़ी में हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अनिद्रा और मानसिक तनाव पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं दर्शकों, अनिद्रा और मानसिक तनाव की जो समस्या है वो आज के समय में बेहद आम होती जा रही है और हर वर्ग, हर उम्र के लोगों में कहीं ना कहीं ये समस्या देखने को मिल रही है। बढ़ता तनाव, देर रात तक टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना, अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान के साथ साथ कहीं ना कहीं बढ़ती जो प्रतिस्पर्धा है वो हमें कहीं ना कहीं अनिद्रा और मानसिक तनाव की स्थिति की ओर धकेल रही है। ऐसे में आज कार्यक्रम के इस भाग में हम जानेंगे कि किस तरह से आयुर्वेद की मदद से हम अनिद्रा और मानसिक तनाव की समस्या पर विराम लगा सकते हैं और अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रत्ना त्रिपाठी जी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। तो जिस तरह से डॉक्टर त्रिपाठी मैंने बताया कि आजकल जो ये अनिद्रा है, स्लीपलेसनेस और मानसिक तनाव यानी कि स्ट्रेस, ये जो समस्या है बेहद आम होती जा रही है। हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं ये बोलता है कि नींद नहीं आती रात को या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम आजकल हैं। तो अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो आयुर्वेद में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नींद को लेकर क्या कहा गया है, अच्छी नींद क्या है? देखिए, आयुर्वेद जो बात करता है वो कहता है कि आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य त्रिमेतत् त्रिदंडवत, यानी कि जो लाइफ का ट्राइपॉड है, जो हमारी पूरी आयु है, वो तीन उस पर डिपेंडेंट करती है। एक आपकी डाइट पर, आहार पर, दूसरा नींद पर और तीसरा ब्रह्मचर्य पर, यानी कि आपका डेली कैसा आप रहते हैं। तो इसलिए उसने सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंस दी है वो डाइट के बाद नींद को दी है। तो इसलिए नींद को भी हमें उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी हम अपनी डाइट को देते हैं। लेकिन आजकल क्या है, हम अपने काम के में या भागा दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपनी नींद को कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। डाइट पर तो आजकल खूब आपको मिल जाएगा कि ये हेल्दी डाइट है, अनहेल्दी डाइट है, लोग अवेयर भी हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं हेल्दी डाइट को। लेकिन हेल्दी स्लीप को कोई फॉलो नहीं कर रहा, उसको अभी वो इग्नोर कर रहे हैं। तो जिसके कारण हमें आप देखेंगे कि इतने सारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन्स हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी आपको मिल जाएगा। तो उसके वो उन सब के पीछे वो आदमी मतलब उसके कारण उनकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है और नींद के कारण ये सब चीज़ें पैदा हो रही है। तो ये इसलिए आयुर्वेद जो कहता है वो प्रॉपर अच्छी नींद को वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए जितना आप इंपॉर्टेंस अपनी डाइट को दे रहे हैं उतना ही एम्फेसिस अपनी अच्छी नींद को भी देना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि अच्छा खान पान भले ही आप खाएं, लेकिन अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो समस्याएं जो कि त्यों रहेंगी। बिल्कुल रहेगी। जब हम अनिद्रा की बात करते हैं मैम, तो ये बताइए कि एक तो अच्छी एक नींद एक दिन में कितने घंटों की होती है, और जब हम कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती तो कितने दिनों तक अगर ये समस्या चलती रहे तो आगे बीमारी का रूप ले लेती है? तो कब तक वॉच करें और उसके बाद डॉक्टर पर ज़रूर जाना चाहिए? देखिए, जो एक एडल्ट के लिए जो नॉर्मल स्लीप बताई गई है वो 6 to 8 आवर बताई गई है। तो मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे की नींद एक हेल्दी इंसान की होनी चाहिए, एक एडल्ट की। छोटे बच्चे होते हैं वो अधिक सोते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है नींद में होती है। नींद की इंपॉर्टेंस इसलिए भी हमारी लाइफ में है कि जब हम सोते हैं तो हमें लगता है कि हम सो गए, हमारी पूरी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन उस समय बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। उसमें जो आपका ब्रेन है, आपने दिन भर में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई होती है आपके ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, आँख से मतलब देख कर, सुन कर, सूंघ कर, स्मेल करके, टच करके, आप पता नहीं दिन भर में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो उन इन्फॉर्मेशन को जब आप नींद में होते हैं तो ब्रेन वो करता है कि उसको जितना भी वो क्लटर जैसा इकट्ठा हुआ है उसको जगह पर ऑर्गेनाइज करना, ताकि जब आप क्या कहते हैं अगले दिन जगें तो आपको आपके दिमाग में हल्कापन हो और जब आप किसी चीज़ को रिकॉल करें तो आपको तुरंत चीज़ याद आ जाए। अगर आप देखें किसी अगर जगह पे कूड़ा सा मतलब कोई शॉप है, उसमें कोई सामान आया और वो ऐसे बिखरा पड़ा, नेक्स्ट डे अगर आप चाहेंगे कोई चीज़ ढूंढना स्पेसिफिक चीज़ तो आपको नहीं मिलेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसे ही अगर वो चीज़ जगह पर अगर हम इसको सेल्फ में रख दें तो आपको जब भी कोई चीज़ निकालनी होगी आप तुरंत जाएंगे उसको वहाँ से निकाल लेंगे। वही ब्रेन का भी है। तो जितने भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो ब्रेन में जगह जगह पे स्टोर होती है। तो यदि आपकी प्रॉपर नींद नहीं है, आप डीप स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो वो अपनी जगह पर नहीं जा पाएगी। तो और वो क्या होगा फिर मैश जैसा
पड़ा रहेगा। तो इसलिए जो आपको जो ब्रेन फॉग जैसा कि कुछ ध्यान नहीं आ रहा, मेमोरी लॉस, आप चीज़ रखते हो भूल जा रहे हो, तो ये सब समस्याएं फिर लॉन्ग टर्म में हो जाती हैं। आपने कहा कि कितने दिनों बाद आप कहेंगे कि आपको अनिद्रा की समस्या है। देखिए, आपका माना कोई टारगेट है, अभी कोई अचीव करना है, या बच्चों के एग्ज़ाम है या टेस्ट है, तो उसमें बच्चा थोड़ी देर पढ़ता है, वो नींद कम लेता है क्योंकि टेंशन्स उसको होती हैं अपने उसके अचीव करने के लिए। तो थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे वो आपको टारगेट आपने अचीव कर लिया, उसके बाद आपको अपने आप प्रॉपर अगर डीप स्लीप आ गया तो ठीक है। लेकिन ये नहीं कि आपके पास ऐसा कुछ है भी नहीं और आपको फिर भी नींद अगर नहीं आ रही है तो अब हम इसे अनिद्रा जरूर मानेंगे। हाँ, जैसे 2-4 दिन आपको लगातार नींद नहीं आई या कम नींद आई या डिस्टर्ब नींद है, तो इसका आपके हेल्थ पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम ये माने कि अगर टारगेट ओरिएंटेड है तो आपको कुछ है कुछ समय के लिए, तो दैट्स इज ओके। जैसे अब वो टारगेट आपका अचीव हो गया और आपको नींद आ रही है अच्छी, तो दैट्स मीन ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं आ रही तो वो फिर बीमारी का लक्षण है, तो उसको आपको सोचना चाहिए उसके विषय में गंभीरता से कि क्या करें क्या बिल्कुल, ना करें। आपने कहा कि आपकी हेल्थ पर असर पड़ने लग जाएगा अगर अनिद्रा की ये समस्या कंटिन्यू रहती है। तो क्या कुछ आगे चलकर अगर व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत है, लंबे समय से है, तो किस तरह से शरीर में बदलाव या क्या कुछ समस्याएं आने वाले समय में देखने को मिल सकती है? क्योंकि आजकल हर दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं अनिद्रा की शिकायत है, तो क्या इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, इसको इग्नोर करना बहुत खतरनाक है। अब आप देखिए, आपके मेंटल लेवल पर अगर आपको नींद नहीं आएगी तो आपके मेंटल लेवल पर ही क्या होगा कि आपका, मैंने कहा ना ब्रेन फॉग, कि मतलब आपको याद नहीं आएगा, आपका मेमोरी में भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा, आप इरिटेट रहोगे, चिड़चिड़ापन होगा, आप थोड़ी सी बातों में बहुत अधिक रिएक्ट कर दोगे, इससे आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर पड़ सकता है। दूसरा, फिर क्या कहते हैं, आपको थोड़ा सा भी अगर काम मिल जाए और आपकी नींद पूरी नहीं, तो आपको काम ऐसा बर्डन लगेगा, आपका किसी से मिलने का मन नहीं करेगा, आप फिर आपकी तो मेंटल इशू है, फिर बिहेवियर इशू शुरू हो जाता है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, आपको लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, आपको अकेलापन अच्छा लगेगा, और क्या कहते हैं, आप जब सोशल वेलबींग हो तो आप अकेले में जाके फिर एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ आप जाते हैं। आपके क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म में इफेक्ट में, फिर जब नींद नहीं है तो आपके उसमें भी दिखाया गया कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, हाइपरटेंशन। नींद ना आने वालों को मोस्टली हाइपरटेंशन की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि उनका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है अक्सर हाई मिलता है नींद ना आने के कारण। मतलब एक दिन भी ना आए, अगले दिन ब्लड प्रेशर पर इतना असर पड़ जाता है। तो और उसके बाद लॉन्ग टर्म में फिर अगर नहीं है तो आपके डाइजेशन पर फ़र्क पड़ता है, आपका डाइजेशन वीक हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, जिसके कारण फिर आपको बहुत सारी और बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट बहुत है कि आपको प्रॉपर नींद आए। जब नींद की हम बात करते हैं, साथ ही साथ मानसिक तनाव का जिक्र भी आता है। मानसिक तनाव और अनिद्रा के बीच क्या कुछ क्या कहते हैं कि क्या कुछ कनेक्शन है, और अगर है तो कितना महत्वपूर्ण ये कनेक्शन माना जाता है? तनाव और अनिद्रा के बीच तो बायलैटरल कनेक्शन है। अगर आपकी नींद कम होगी, आप टेंशन तनाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपके सारे जो कॉग्निटिव आपके बिहेवियर है उन सब में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, तो वो आपके वर्क प्रोफेशन पर, हेल्थ पर, सब पर इशू डालेगा, तो आपको उसके कारण टेंशन होगी। और अगर टेंशन होगी तो आप फिर टेंशन के कारण फिर आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में इश्यूज घूमते रहेंगे, आपका ब्रेन शांत नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेन जब तक शांत नहीं होगा, काम नहीं होगा, आपको नींद नहीं आ सकती। तो इसलिए ब्रेन का काम होना बहुत ज़रूरी है नींद आने के लिए। और टेंशन में आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इतना, कॉर्टिसोल वगैरह इतने रिलीज़ होते हैं, वो इतना स्टिमुलेट रहता है कि आपका ब्रेन काम ही नहीं हो पाता, फिर आपको नींद भी नहीं आती। ऐसे दोनों आपस में बिल्कुल, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा होना ही होना है, तो ये वाइस वर्सा है। तो इसलिए जो साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको पहले नींद पर काम करना पड़ेगा, या टेंशन पे काम करना पड़ेगा, नींद अपने आप फिर आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो नींद पर काम करना पड़ेगा, उसके साथ ही बाकी समाधान निकलते रहेंगे। लेकिन आयुर्वेद की अगर यहाँ पर हम बात करें तो कितना मददगार यहाँ पर आयुर्वेद हो सकता है? नींद की, जिनको अनिद्रा की समस्या है, वहाँ पर आयुर्वेद किस तरह से मदद कर सकता है? देखिए, आयुर्वेद कोई मेडिसिन नहीं है, आयुर्वेद आपकी पूरी एक लाइफस्टाइल है कि आपको सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक किस मौसम में कैसे बिहेव करना है, कैसे दूसरे से बात करनी है, कैसे आपको अपने अच्छे कर्म करने, ये सब आयुर्वेद के अंतर्गत आता है। तो अगर देखिए 3 चीज़ें बताई गई हैं आपको, अगर टेंशन रिमूव करनी है या आपको कोई भी एंजाइटी या डिप्रेशन से बचना है, तो आपको उसमें कोई भी बीमारी का कारण आयुर्वेद 3 चीज़ बताता है। वो कहता है प्रज्ञा अपराध, और साथ में इंद्रिय संयोग और परिणाम। ये 3 चीज़ वो कहता है कि इसके कारण सारी बीमारियाँ इन 3 चीज़ों से होती हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। तो प्रज्ञा अपराध का मतलब है कि जो करणीय काम है, जो करने चाहिए वो नहीं करके जो ना करने वाले को हम काम करें, तो वो प्रज्ञा अपराध के अंतर्गत आते हैं। जैसे वो कहता है यम और नियम का पालन करना चाहिए। यम में क्या है आपका शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम बताता है। और नियम में क्या कहता है कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह
और ब्रह्मचर्य, इनका पालन। यदि आदमी इनका करता है तो उसको कोई मेंटल इश्यू होगा ही नहीं। मतलब शौच का मतलब है स्वच्छता, चाहे वो शारीरिक स्वच्छता हो, चाहे वातावरण की स्वच्छता हो, चाहे मानसिक स्वच्छता हो। यदि स्वच्छ रहेगा तो अपने आप ही काम रहेगा, कॉर्टिसोल लेवल नहीं उसका राइज होगा। नियम, अपने नियम में बताए कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, या इतना मुझे करना है। संतोष जो उसके पास है उसमें सेटिस्फाई होना। हाँ, अच्छे के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें ईर्ष्या, लोभ, लालच, अगर हम ये हमारे पास ये मानसिक विकार रहेंगे तो हम कभी भी संतोष में नहीं आ सकते। तो ये सब कारण जो है आपके मानसिक तनाव या मानसिक रोगों के उत्पन्न होने के कारण है। नियम, मतलब ईश्वर परिधान, ईश्वर का धन्यवाद देना कि जो आपके पास है उसमें कहीं ना कहीं उसका हम अगर धन्यवाद देते रहेंगे तो हम अपने आप में सेटिस्फाई होते चले जाएंगे। फिर आपको नियम की बात बताई कि सत्य, हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलेंगे तो झूठ को बचाने के लिए 4 चीज़ें करेंगे, वो आपको टेंशन देगा। अहिंसा, दूसरों को नहीं मारेंगे, शांति से रहेंगे तो हमें लड़ाई नहीं होगी, तो हमें वो टेंशन नहीं होगा। अपरिग्रह, कम से कम चीज़ों में अपना गुजारा करना। लेकिन आज के में है कि आज तो अधिक से अधिक चीज़ें चाहिए लोगों को। उसमें आपका सोशल मीडिया का या आपके इस मतलब जो सोशल मीडिया पर जो भी डालेंगे, तो सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है इन चीज़ों पर कि आदमी उसकी देखा देखी, दूसरों की देखा देखी करता है, तो उसे अपनी चीज़ों से संतोष नहीं रहा, वो दूसरे को देख रहा है, लेकिन उसके पीछे की चीज़ें नहीं देख रहा कि वो उस तरह पे कैसे पहुंचा। मेहनत नहीं करना चाहता, शॉर्टकट करना चाहता है। शॉर्टकट से तो नहीं होगा ना। आप वो आदमी अगर कोई बड़ा बना है तो उसके पीछे उसकी इतने सालों की मेहनत होगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास बिना कुछ किए कम समय में आ जाए, तो कैसे आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मानसिक तनाव या मानसिक विकार का कारण बनती हैं। तो देखिए, मैंने बताया ये सब चीज़ें, एक तो ये कारण हो गए मानसिक विकार। दूसरा क्या, असात्म इंद्रिय संयोग, यानी कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं उसका अयोग, अतियोग या मिथ्यायोग। जैसे हम अयोग में क्या है, हम उस चीज़ को यूज़ ना करें, आँख से देखना बंद कर दें, कानों सुनना बंद कर दें, तो ये अयोग होगा। अतियोग, अधिक देखना, जैसे हम बहुत अधिक पॉडकास्ट सुने या कान में हमारे हमेशा रहें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। या मोबाइल का अधिक उपयोग हमारी आंखें कमज़ोर करेगा। वो जो हम कंटेंट देख रहे हैं वो कैसा देख रहे हैं, क्योंकि इतना विवेक हमारे पास होना चाहिए कि हम सही और गलत समझ सकें। आजकल के छोटे बच्चे जो हैं उनका ब्रेन इतना इमेच्योर होता है, इतने छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें वो देखते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उनके ब्रेन पर या उनके सबकॉन्शियस पर, माइंड पर इतना असर पड़ता है कि वो आगे चलकर उनके बिहेवियर इशू में या मानसिक रोगों में या तनाव में, अनिद्रा के रूप में हमें मिलते ही मिलते हैं। तो इन चीज़ों का, और तीसरा मैंने ये हो गया, तीसरा है परिणाम काल से। मतलब परिणाम मतलब काल, कुछ समय में कई चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हमारी ओल्ड एज आएगी तो उसमें वात दोष का प्रभाव होता है, तो उस समय नींद कम आती है। तो ये नॉर्मल है कि बचपन में नींद अधिक आती है, बच्चा खूब सोता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है नींद कम होती चली जाती है, और ओल्ड एज तक आते आते वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये तो काल का परिणाम है। लेकिन हाँ, मैंने आपको इतने सारे बताए काजेस कि जिसके कारण हमारी नींद डिस्टर्ब होती है और हमें बहुत सारी टेंशन और तनाव पैदा होता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मिक्स है, एक एक्सटर्नल कॉजेज़ भी है, इंटरनल भी है। लेकिन आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है, शरीर की, वात पित्त कफ की प्रकृतियाँ होती हैं, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं कारण अनिद्रा का बनती है, या तनाव का, बढ़ते तनाव का कारण क्या वो प्रकृतियाँ भी बनती हैं हमारे शरीर में? देखिए, जो हमारा शरीर बनता है उसमें तो वात पित्त कफ दोष है, लेकिन जो हमारा मानसिक जो बनता है, मन जो बनता है, उसमें सत्व रज तम है, ये 3 वहाँ पे दोष कहे जाते हैं। सत्व जो होता है वो बिल्कुल प्योर है। अगर कोई आदमी सत्व की अवस्था में है तो उससे कोई भी मानसिक विकार नहीं हो सकता। रज और तम, ये 2 जो हैं जो मानसिक विकार के कारण हैं। अगर किसी व्यक्ति में रज गुण की अधिकता है तो रज में आपका चंचलता या इरिटेशन, इरिटेबिलिटी वो होगा। अगर तम की अधिकता है किसी व्यक्ति में तो वो बिल्कुल साइलेंट मोड पर होगा, डिप्रेशन में जो होगा वहाँ पे तम की अधिकता होती है। जो वायलेंट होगा वहाँ रज होगा, और जहाँ बिल्कुल आदमी बिल्कुल बैठ जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो वहाँ पर तम की अधिकता होती है। तो ये 2 दोष हैं जो मानसिक रोग के कारण हैं। हाँ, लेकिन शारीरिक दोषों के कारण मानसिक दोष नहीं होते, लेकिन मानसिक दोषों के कारण वो शारीरिक दोष जरूर हो जाते हैं। अगर कोई भी मेंटल डिसऑर्डर, कोई भी तकलीफ, अगर आपकी फिजिकल भी, अगर आपकी फिजिकल कोई प्रॉब्लम अगर 7 डेज से अधिक है तो वो आपके मानस को प्रभावित करेगी। और मेंटल डिसऑर्डर तो शारीरिक डिसऑर्डर को तुरंत करते हैं। अगर मानो कोई आदमी, आपने सुना भी होगा कि एग्ज़ाम से पहले कई बच्चों को पेट में गुड़गुड़ होती है, डायरिया होता है, तो वो भयज अतिसार है। या कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो गई, आदमी शोक में है,
तब भी अतिसार होता है। तो ये मानसिक विकार जिसके कारण फिजिकल आपको दिखता है वो है। ऐसी कोई भी आपकी चोट है या कोई आदमी को चोट लग गई या कोई एम्पुटेशन वगैरह करना पड़ा, कोई बहुत अधिक उसको बीमारी हो गई, सर्जरी हो गई, हॉस्पिटल में रहना पड़ गया, तो वो आदमी आफ्टर 7 डेज वो उसके मानसिक विकार में कन्वर्ट हो जाता है। तो आदमी देखा होगा बहुत समय तक जो लोग हॉस्पिटल में रहते हैं या कोई बहुत अधिक दुर्घटना से गुजरते हैं तो उनको मेंटल इश्यू होते ही होते हैं। तो फिर वहाँ पर उनको साइकेट्री या किसी की इनकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये दोनों एक वाइस वर्सा हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी, ये भी जानना चाहूँगी कि अलग अलग उम्र में क्या स्ट्रेस के या फिर अनिद्रा के अलग अलग कारण होते हैं? बच्चों में, युवाओं में, बुजुर्गों में, क्या इनके सभी के कारण अलग अलग होते हैं? हाँ, मतलब क्योंकि सबके अपने कार्य क्षेत्र अलग हैं, सबकी अपनी चीज़ें अलग हैं, तो इसलिए सबके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं। जैसे बच्चा, कुछ छोटे बच्चे होते हैं या स्कूल गोइंग है या हमारे युवा जो हैं, तो उनमें क्या होता है, उनको एग्ज़ाम देने होते हैं, उनके कंपटीशन होता है, उनको पता है उनको अपना फ्यूचर बनाना है, तो उसके कारण वो वहाँ पर उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो वो रात रात भर के पढ़ाई भी करते हैं क्योंकि कंपटीशन निकालना है। तो उसके कारण में टेंशन्स, तनाव हो जाता है। और बाकी वो लोग, बाकी उनका फैमिली प्रेशर है या सोशल प्रेशर है, वो प्रेशर भी उन पर आते हैं जिसके कारण वो बहुत अधिक तनाव में रहते हैं। मेरा ये मानना है कि एक्सपेक्टेशन करना हमेशा अच्छी बात है, लेकिन हमें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। देखिए, टेंशन हमेशा बुरा नहीं होता, वो आपके अंदर से आपके जो क्वालिटीज़ हैं कई बार उसको बाहर निकाल के लाता है। आप जब उस पर कुछ किसी काम को करते हैं तो आपको अपनी लिमिटेशन पता होती है, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, वो तनाव, टेंशन जो है वो आपको डिप्रेस कर देता है। तो हमें वो अपना, वो पेरेंट्स को भी, मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि वो हमारा बच्चा कहाँ पर वीक पढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट देना चाहिए। देखिए, हर बच्चा 100% मार्क्स नहीं ला सकता, तो जो हम हैं, जैसे हैं, हमें उसको स्वीकार करना आना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम खुद भी तनाव में रहेंगे और हम दूसरों पर भी अपने इस तनाव को आरोपित करेंगे, क्योंकि ये तो फैलता ही फैलता है एक से दूसरे पर। तो हमें इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि हम सपोर्टिव हों, पेरेंट्स सपोर्टिव हों, बच्चों को सपोर्ट करें, और बच्चे को भी यदि लग रहा है तो उसे बताना चाहिए क्लियर करके, भाई मुझसे ये नहीं हो पाता या मैं नहीं कर सकता इसको, मेरी लिमिटेशंस हैं। क्योंकि किसी के लिए भी, मतलब लाइफ हमेशा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी और चीज़ से। बिल्कुल। और अगर बुजुर्गों की बात करें या महिलाओं पुरुषों की बात करें तो अनिद्रा के जो कारण हैं वो भी क्या इन लोगों के लिए अलग अलग होते हैं? बिल्कुल। जैसे मिडिल एज में है, आप मिडिल एज में तो आप वर्किंग है या जो भी है, तो जब आप मिडिल एज में होते हैं, तो मिडिल एज में जब आप अपने 30-40 में होते हैं तो आपकी जॉब लग चुकी होती है, आपकी मैरिज हो चुकी है, लेकिन मैरिज के बाद के भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसको टैकल करना भी बहुत बड़ा काम है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी अपनी बॉडी भी आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, बताना शुरू कर देती है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। मिडिल एज में क्या था, आपके घर में बच्चे छोटे होते हैं, आप अपने कैरियर के मिड में होते हो, और आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपके इन-लॉज होते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं, तो उनको भी देखना होता है। तो ये मिड एज क्राइसिस 40s to 50s या किसी का 55 तक चलता है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है तनाव का। इसको कैसे आपने डील करना है, ये डिपेंड करता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, सर्कमस्टांसेस सबके साथ अगर एक से भी हों तो हर इंसान उसको अलग तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है। वो फ़र्क पड़ता है कि आप मेंटली कितने स्टेबल हैं। और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं, जो ध्यान और प्राणायाम हम लोग कहते हैं, वो वहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ताकि आपकी थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी आ सके और मेंटली आप स्ट्रांग हो सकें। क्योंकि जो ऐसे कदम उठाते हैं, जो सुसाइडल या इस तरह के कदम उठाते हैं, वे व्यक्ति मेंटली वीक होता है, उस वीकनेस में ही वो कदम उठाता है। यदि वो मेंटली स्ट्रांग होगा या उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो ऐसे कदम कभी नहीं उठाएगा। देखिए, अगर हम किसी की लाइफ 80 साल या 100 साल माने, तो सोचिए आपकी लाइफ के 80 या 100 पन्ने हैं, उस पन्ने में अगर एक साल को एक पन्ना भी माने तो उस पन्ने में एक महीने में या एक दिन का कितना छोटा उसका एरिया है। तो हम उसके प्रोस्पेक्ट में देखें तो लाइफ बहुत बड़ी है। उसके बाद भी आदमी को इतना धैर्य रखना चाहिए कि हाँ, आपके साथ अच्छा भी होगा, ये समय भी गुजर जाएगा, इतना तो थोड़ा सा अपने पास रखना चाहिए कि उसकी इतनी बड़ी लाइफ है तो उसको इतनी छोटी चीज़ के लिए उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बात कही। बुज़ुर्गों की यहाँ पर बात करें डॉक्टर रत्ना, तो हम लोग मानते हैं कि बुज़ुर्गों को क्या टेंशन होगी या इनके लिए क्या स्ट्रेस होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कई बार बुज़ुर्गों को नींद नहीं आती, अनिद्रा की बहुत शिकायत उनको रहती है। तो इस उम्र में क्या कारण होते हैं और क्या समाधान इस उम्र में किया जा सकता है?
देखिए, जो बुज़ुर्ग होते हैं, मैंने आपको बताया परिणाम, तो वो तो एक एज रिलेटेड फैक्टर है कि आफ्टर 60s और 65-70 नींद थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें आपका जो वात दोष है शरीर का, उसका प्रोडोमिनेंस होती है। तो वात जो है आपके नींद की कमी करता है। तो इसलिए उस एज में जो स्नेह का सेवन, क्योंकि वात का शमन स्नेह से होता है, तो यानी कि घी, दूध या स्नेह युक्त चीज़ें, उसका थोड़ा सा सेवन वो बढ़ा लें। अपने आप एक्सरसाइज करें, उसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, देखिए दो तरह के फील गुड हार्मोन्स है, एक डोपामिन, एक सेरोटोनिन। तो जब आप अचानक से, जैसे आपने कोई गेम खेला, आप जीत गए तो आप खुश होते हो, तो वो समय डोपामिन सीक्रेट होता है। लेकिन जो सेरोटोनिन है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं या आप कोई दूसरे की चैरिटी करते हैं, तो उस कोई आप बागवानी करते हैं, अपने शौक जब आप करते हैं, तो उस समय जो या आप बागवानी के शौकीन, आपने लगाया, कोई पौधा लगाया, उसमें फूल जो खिलता है, तो उसको देख कर जो आपको खुशी होती है, वो आपका सेरोटोनिन हार्मोन है। ये तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म रहता है। तो बुज़ुर्गों को ऐसे काम करने चाहिए जो उनके शौक़ हैं, जिससे वो खुश रहते हैं। अगर वो काम करेंगे और अपने खाने पीने में थोड़ा सा अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे कि उन्हें वो खाना खाना चाहिए जो हल्का हो, जो जल्दी पचे, क्योंकि ओल्ड एज में डाइजेशन के इशू आते ही आते हैं, क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव पावर वीक हो जाती है। तो वो खाना खाएं जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, हल्का हो, कम मात्रा में 2-3 बार ले लें। और घी और दूध, ये 2 चीज़ें बुजुर्गों की डाइट में होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ भूली थी, जो महिलाएं हैं उसमें जो मीनोपॉजल वाला एज आता है, उस समय उनके हार्मोन्स जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं, तो उस समय भी नींद में डिस्टर्बेंस आती है। तो वो 1-2 साल का समय जो उनका पेरीमेनोपॉजल वाला होता है, मीनोपॉजल वाला होता है, जब वो निकल जाएगा तो उसके बाद फिर उनकी हेल्थ के इशू या उसके इशू थोड़े कम होते हैं। उस समय औरतों में ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड और नींद, ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिनके इशू होते ही होते हैं। तो उस समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप उस एज से गुजर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने इन्वेस्टिगेशंस और एक चेकअप जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल। आयुर्वेद की यहाँ पर बात करें डॉक्टर त्रिपाठी, तो किस तरह से, अगर आयुर्वेदिक उपचार की ओर अगर हम बढ़ें जी, तो अनिद्रा और मानसिक तनाव को लेकर क्या कुछ उपचार बताए गए हैं? जिस तरह से पंचकर्मा की बात आती है या शिरोधारा की बात आती है, ऐसे और कौन कौन से उपचार की पद्धतियाँ हैं जिनको अपना कर हमें काफ़ी कुछ आराम मिल सकता है? जी, उसमें काफ़ी हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना पंचकर्म हम तब करते हैं जब दोष बहुत बड़े होते हैं, जब दोषों का उत्क्लेश हो, पंचकर्म तब बहुत अच्छा काम करता है। उसमें शिरोधारा, आपने कहा शिरोधारा, तक्रधारा बहुत बढ़िया काम करती है अनिद्रा के में, जिनको बहुत समय से नींद नहीं आ रही है उनके लिए। लेकिन आयुर्वेद बात करता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ रहें। तो यानी कि जो हेल्दी लोग हैं वो कैसे हेल्दी रह सकते हैं, अपनी टेंशन वगैरह उनको ना हो, क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल चीज़ें। सबसे पहले तो अपनी डाइट, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी डाइट में, आपकी डाइट में दिनचर्या मतलब ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए। षड रस युक्त भोजन होना चाहिए कि आपकी थाली में सारे रस हों। उष्ण होना चाहिए। तो लोकल फूड जो है, क्योंकि लोकल फूड जो आता है वो प्रकृति ने आपके लिए उस मौसम के हिसाब से बनाया होता है। तो जिस मौसम में जो फल या सब्जी आ रही हैं आप उसका सेवन करें। गर्म खाना खाएं, समय पर खाएं। अगर आप हेल्दी डाइट भी गलत समय पे खा रहे हैं तो वो आपको फिर प्रॉब्लम, डाइजेशन से रिलेटेड इशू करेंगे। लेट नाइट खाना अगर आप खाते हैं तो वो एक तो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता, फिर आपको, क्योंकि वो हार्ट बर्न करेगा, गैस करेगा, तो आपकी नींद को फिर वहाँ डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए समय से खाना खाएं कि अर्ली डिनर करें। मतलब आप 8 बजे के अराउंड, अगर आजकल गर्मियाँ हैं तो 8 to 9 और जाड़े हैं तो 7 to 8 में आपका डिनर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप लेट नाइट खाते हैं 10 बजे 11 बजे, तो फिर वो इशू क्रिएट करेगा कि हेल्थ के इशू, फिर इंडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हार्ट बर्न होगा, एसिडिटी होगी और फैटी लीवर की समस्याएं आएंगी। फिर ये लॉन्ग टर्म में समस्याएं ये आती ही आती हैं। एक तो हेल्दी डाइट होगा, दूसरा पंचकर्म का हो गया, शिरोधारा, तक्रधारा, डाइट का भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें सोने से पहले क्या करना चाहिए, हमारा रात का रूटीन की हमें अच्छी नींद आए। तो आयुर्वेद कहता है पादाभ्यंग, यानी कि पाँव की मालिश। तो सोने से पहले यदि आप अपने पाँव में तेल से मालिश करें, आप ऋतु के अनुसार कोई भी तेल चूज़ कर सकते हैं जो आपके पास आराम से अवेलेबल हो, जो आपके रेंज में आए, अफोर्डेबल हो जो आपके लिए, उस तेल को लें और अब दोनों पाँव में अपनी 5 मिनट तक मालिश करें और उसके बाद सो जाएं। तो पाँव में मालिश से नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि हमारे पाँव के जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो हमारी मालिश करने से वो स्टिमुलेट होती हैं और हमारे ब्रेन को वो काम करती हैं। दूसरा, गैजेट्स से दूर रहना चाहिए रात को सोने से पहले।
अगर आप रात को देर तक गैजेट्स का यूज़ करते हैं तो वो आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है, जिसके कारण फिर आपको लेटते ही एकदम नींद नहीं आती। तो सोने से 2 घंटा पहले आपके पास से गैजेट्स दूर हो जाने चाहिए। आप उस समय कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, और आप अगर नींद की समस्या अधिक हैं तो आपके जो स्लीपिंग रूम है उससे गैजेट्स को बाहर कर दीजिए, क्योंकि जो उनकी नीली लाइट जो आती है वो आपके जो मेलाटोनिन जो एक हार्मोन है जो सीक्रेट होता है नींद के लिए, उसको डिस्टर्बेंस कहते हैं, क्योंकि वो डार्क में आता है, मतलब जब लाइट होगी तो वो डिस्टर्ब रहता है। तो उसको अगर वो बाहर रखें गैजेट्स को तो बहुत चीज़ें आती है। रात को सोने से पहले गर्म दूध, वो गाय या भैंस जिसका भी अवेलेबल हो, तो गर्म दूध वो पिएं। वो आपके सुबह जो आपका जो सिस्टम है उसको भी स्टूल पास करने में वो इजी होगा, मतलब आपको आराम से होता है, क्योंकि दूध लैक्सेटिव माना जाता है, माइल्ड लैक्सेटिव है। तो पेट आपका सही रहेगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये रात को सोने से स्वस्थ लोगों को इतना करना चाहिए। जो परेशान है, जिनको अनिद्रा की शिकायत है, तो उनके लिए पंचकर्म, शिरोधारा, शोधन चिकित्सा, धूपन है। अच्छा, नाक में तेल डालना, जिनको अनिद्रा की परेशानी है, अगर आप रोज़ शिरोधारा के लिए नहीं जा सकते, आप अपने घर पर तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नाक में बद्री गाय का घी आप डाल सकते हैं, तो उससे भी आपका ब्रेन जो होता है वो काम होता है और शांत होता है। कई सारी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में जो इसमें काम करती हैं, जिसमें अश्वगंधा चूर्ण है, ब्राह्मी वटी है, सारस्वता रिष्ट है, कल्याणक घृत है। तो ये, या नॉर्मल घृत, कोष नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्मल गाय का घी, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके अनिद्रा में बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। तो डॉक्टर त्रिपाठी, एक चीज़ और यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोगों को जैसे नाइट शिफ्ट करनी होती है तो सुबह तक काम पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं नींद पूरी नहीं होती, या दिन में अगर वो सोना चाहें तो क्या वो कॉम्पनसेट हो जाता है रात की नींद का, या ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, रात की नींद का कंपनसेशन दिन में सोकर तो नहीं होता। अगर आप रात में आप 1 घंटा जगे हैं तो दिन में वो आपको 2 घंटे में वो थोड़ा बहुत कंपनसेट हो जाता है। फिर दिन में मैंने कहा मेलाटोनिन आपकी बॉडी की सर्केडियन साइकिल है, आपके बॉडी की एक रिदम है जो आज से नहीं बनी है, जो बहुत समय पहले से, जब आप इवॉल्व हुआ था ह्यूमन बीइंग, तब से वो बनी है। तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है। तो हम उस सर्केडियन साइकिल के जब अगेंस्ट जाते हैं तो 2-4 दिन या 2-4 महीने तो वो नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आपकी अगर यही रहा तो वो आपके हेल्थ में इशू क्रिएट करेगा ही करेगा 100%। उससे आप बच नहीं सकते, चाहे आप दिन में कितना भी सोकर उस नींद को कंपनसेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो बहुत लॉन्ग टर्म में तो नहीं। हाँ ठीक है, अगर लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, लेकिन नाइट शिफ्ट के बाद उनको डे ऑफ मिलता है, मतलब एक दिन पूरा, अगर 6 डेज उन्होंने काम किया तो 7 डेज मिलता है। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी क्या होता है, अगर किसी स्टाफ की अगर नाइट ड्यूटी आ रही है तो फिर उसको अगला फिर नाइट नहीं करता, फिर वो डे और इवनिंग रहता है, लगातार नाइट नहीं होती। एक हफ्ता नाइट होगी तो फिर नहीं, अगले महीने इसका टर्न आता है। तो वहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि लगातार अगर नाइट करेगा तो हेल्थ इशू आएंगे, इसलिए इसको इस तरह से देखना चाहिए। बिल्कुल। तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगी, किस तरह की दिनचर्या उनकी होनी चाहिए ताकि जो नींद है वो अच्छी हो, अनिद्रा की शिकायत ना हो, मानसिक तनाव से वो दूर रहें, ताकि कहीं ना कहीं उनकी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो? देखिए, जो व्यूअर्स हैं, जो आपके देखने वाले दर्शक हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप अपने दिनचर्या का पालन और ऋतुचर्या का पालन जरूर करें। सुबह उठने का समय आपका सन के साथ होना चाहिए। जब सूरज उग रहा है आप उठें, गर्मियों में जल्दी उग रहा है तो जल्दी उठें, जाड़ों में थोड़ा लेट है तो आप लेट कर सकते हैं, लेकिन सन के साथ रखें अपने। देखिए, जैसे जैसे सन बढ़ता है, दिन में सन अपने चरम पर होता है, सूरज अपने, उस समय सबसे अधिक तीक्ष्ण हमारी अग्नि होती है। तो उस समय अगर आप कितना भी हैवी खाना खा लें आप डाइजेस्ट कर लेंगे। शाम के समय जैसे जैसे शाम होने लगती है तो सूरज की रोशनी मंद पड़ती है या उसका कम हो जाता है, तो उससे धीरे धीरे हमारी डाइजेस्टिव पावर भी कम होने लग जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ रात का खाना आप जल्दी खा लें, ताकि आपको फिर रात को बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी समय चाहिए। जब आपने खाना खाया होगा तो आपका डाइजेशन काम करेगा, तो आपका वहाँ पे एक्टिवेट रहेगा दिमाग, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो 2 घंटे 2.5 घंटे चाहिए ताकि प्रॉपर खाना आपका डाइजेशन होकर स्टमक से निकल जाए, तो बॉडी अपना काम करती रहेगी। तो उसके बाद फिर ब्रेन को तब वो थोड़ा काम हो पाएगा और सो भी पाएगा। जो आपका तनाव है वो आपका कॉर्टिसोल लेवल और एपिनेफ्रिन लेवल जो बढ़ाता है, तो इसके कारण आपको जो बॉडी होती है वो अवेक रहती है ना, क्योंकि हमारा वो हमेशा फ्लाइट एंड फाइट मोड पे रहेगी। तो जो ब्रेन है हमारा वो हमेशा जब जागृत अवस्था में रहेगा तो फिर नींद नहीं आएगी। तो हमें अपने सोने से पहले, मैंने आपसे कहा कि 2 घंटा पहले अपना क्या कहते हैं छोड़ दें, उसको गैजेट्स को छोड़ दें।
और सोशल मीडिया का जो प्रेशर है उसको छोड़ दें, दिखावा ना करें, उसके पीछे अधिक ना दौड़ें। सबसे ठीक है करना चाहिए, लेकिन इतना ना करें कि आप अपने बच्चे आजकल 6-6, 8-8 घंटे उसके पीछे हैं, इतना गेम्स की लत लग चुकी है कि वो न खाना पीना सुनना अपने पेरेंट्स का सब छोड़ चुके हैं। तो उसको थोड़ा सा शुरू से ही कंट्रोल करें। हम छोटे बच्चों के हाथ में बचपन से गैजेट्स दे देते हैं, तो वो भी गलत है। उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ले जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको पार्क में ले जाएं, बाग में ले जाएं, और ख़ुद भी अपना नेचर के करीब रहें। अपना वॉक, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ध्यान, ये आपकी डेली रूटीन में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच मिनिमम होना ही चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे वो ओल्ड एज हो। तो ये चीज़ें आपने अपने रूटीन में रखनी चाहिए कि एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, ध्यान, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर त्रिपाठी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको संजीवनी का आज का भाग पसंद आया होगा, और जिस तरह से डॉक्टर त्रिपाठी ने जानकारी दी और बताया कि अच्छे आहार के साथ साथ अच्छी नींद के लिए आपको कहीं ना कहीं सोने से 2 घंटा पहले अपने गैजेट्स को बाहर रखना चाहिए। अच्छी डाइट, रात को गर्म दूध पीकर सोएं और नेचर से ज़्यादा जुड़े। कहीं ना कहीं इससे आपकी नींद की जो क्वालिटी है, स्लीप क्वालिटी, वो बेहतर होगी और आपका जो स्वास्थ्य है वो बना रहेगा। फिलहाल कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।